हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं, हम लोग एक बैच की शुरुआत किया गया था और सुपर 30 बैच, जो स्पेशली अगर बात किया जाए तो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के हम लोग पीवाईक्यूज विथ कॉन्सेप्ट देखा जा रहा था और लगभग पूरे फिजिक्स का बाई चैप्टर हम लोगों ने पीवाईक्यूज देखा और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखा। और वही चीज़ केमिस्ट्री में भी हुआ कि पूरा चैप्टर वाइज हम लोग पीवाईक्यूज को देखे और उसके कॉन्सेप्ट को देखे। तो आज से जो हम लोगों का पीवाईक्यूज होने वाले हैं वो मिसलेनियस होने वाले हैं, अर्थात फिजिक्स से भी होगा, वहीं पर अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री से भी होगा और बायोलॉजी से भी होगा। और दमदार तरीके से जैसे हम लोग अभी तक पीवाईक्यूज करते आ रहे थे उसी प्रकार से पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके एक्सप्लेनेशन अर्थात कॉन्सेप्ट को भी समझा जाएगा। तो हर दिन की तरह साथियों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठेंगे, अपने आसपास जल वगैरह रख लीजिए, पानी रख लीजिए बोतल में भर के, क्योंकि गर्मी जो है बहुत बढ़ गई है। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, जल को ग्रहण करते रहिए ताकि आपके शरीर को ऊर्जा मिलता रहे। और अपने संस्थान यूट्यूब चैनल प्रशिक्षण क्लासेस के को जो है लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारे शिक्षक हमारे टीचर्स को ऊर्जा मिलती रहे, ग्लूकोज मिलती रहे, है ना। और आप लोग जो भी प्रश्न करते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं, ये वीडियोज के अलावा जो भी क्वेश्चन आप लोगों का फंसता है, कहीं समस्या आता है जीके जीएस में, साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, तो उसे आप कमेंट में दे सकते हैं। आपके संस्थान के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए कि हाँ हम लोग सक्रिय हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन इस बार तय है साथियों। बार बार मौका नहीं मिलता है, तो यह मौका है, तो इस मौके को भुना लीजिए और इतने दमदार तरीके से तैयारी कीजिए कि हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये श्योर रहे कि अगर हमने परीक्षा में बैठा तो हमारी एक सीट है। उसके साथ साथ अभी आप लोग न्यूज भी देखे होंगे, सरकारी रिजल्ट पे भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की भी नोटिफिकेशन आ गया। तो बहुत जल्द ही आपके संस्थान के द्वारा यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का भी हम लोग जो है जितने पीवाईक्यूज हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान के हैं विथ एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। बस आप लोग दमदार तरीके से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस से जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। आपको जो भी समस्या आती है उसको यहाँ पर सेंड कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को 100% मिलेगा। ये जो है आप लोग विश्वास बनाए रखिए। तो साथियों, आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और एक एक प्रश्न को देखा जाता है और सॉल्व किया जाता है और उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। तो आइए साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, और ये आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है साथियों, यानी पीवाईक्यूज है। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। कह रहा है आवर्तकाल, या इंग्लिश में समझ लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ जो है मेड बाई ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम। कह रहा है जो है आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड की बात कर रहा है। फिर कह रहा है साथियों आयाम, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। फिर कह रहा है तरंग दैर्ध्य साथी, वेवलेंथ की बात कर रहा है। फिर कह रहा है आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है।
और कहीं पर प्रति इकाई लग गया तो इसका मतलब है साथियों 1 सेकंड, है ना। एकांक समय क्या होता है, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में। तो आइए पहले आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसको समझा जाए, एम्पलीट्यूड को समझा जाए, तरंग दैर्ध्य को समझा जाए, आवृत्ति को समझा जाए। शायद आप मेरे कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तो ये प्रश्न आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। आइए एक पेज लेते हैं साथियों और एक एक को समझा जाता है। चलिए आइए साथी, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, आवर्तकाल की। मैं एक तरंग बना रहा हूं, वेव बना रहा हूं साथियों, और आप लोग हमको पहले कमेंट में ये बताएंगे कि ये वेव है कौन सी, है ना, ये वेव है कौन सी। चलिए चलते हैं साथी। ये मैंने एक वेव बनाया आप लोगों के सामने। पहले तो ये कमेंट कीजिए कि ये वेव कौन सी है, अनुप्रस्थ है, कौन सी है, अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स वेव है कि अनुदैर्ध्य है, कौन सी है, अनुदैर्ध्य है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सी ये वेव है। चलिए अगर हम बात करें साथियों तो ये कौन सी वेव है, कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। सर कैसे पहचानेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में उभरे हुए भाग को श्रृंग कहा जाता है और धसे हुए भाग को साथी गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। अगर ये भी उभरा हुआ है तो ये भी क्या कहलाएगा, श्रृंग, और ये भी क्या कहलाएगा मेरे साथियों, गर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा। अब अगर हम बात करें तो श्रृंग हो गया, गर्त हो गया। तो अनुप्रस्थ तरंगों की ट्रांसवर्स वेव की पहचान आप कैसे करने वाले हैं, तो जहां पर आपको श्रृंग दिख जाए या गर्त दिख जाए वो क्या होता है, जो है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात कर लें तो संपीड़न, किसकी बात हो रही है साथी, संपीड़न, व अगर बात कर लें विरलन। जहां पर संपीड़न और विरलन का निर्माण होगा वहां पर मेरे साथियों जो है कौन सा तरंग होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए अब समझा जाता। अच्छा, संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है मेरे साथियों। तो अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें, एक स्प्रिंग ले लें और मान लीजिए मैंने ये संरचना बना दिया। आप यहां पर देख रहे हैं जो स्प्रिंग है काफी ये पास पास में है। जब स्प्रिंग पास पास हो गए तो इसे क्या कहा जाएगा, संपीड़न कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, संपीड़न कहा जाएगा। और यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि दूर दूर है, तो जब अगर हम बात करें ये दूर दूर होगा तो ये क्या कहलाता है, विरलन कहलाता है। दो विशेषता हम लोगों ने जान लिया, अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग व गर्त का निर्माण होगा, अनुदैर्ध्य तरंगों में किसका निर्माण होगा, संपीड़न और विरलन का निर्माण होगा। समझ में आया, चले आगे। अब अगर हम बात करें कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से, किसकी हम बात कर रहे हैं, अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका आयाम कहलाता है। कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका आयाम कहलाता है, और आयाम को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से। तो आयाम समझ में आ गया, आयाम, एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग जान गए। कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आइए, ये श्रृंग नंबर फर्स्ट है साथियों।
कौन सा है? स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट। और ये अगर हम बात कर लें तो आपका स्ट्रिंग नंबर सेकंड है। ये अगर हम बात करें गर्त की तो ये गर्त नंबर फर्स्ट है साथी, और अगर हम इसकी बात कर लें तो ये गर्त नंबर सेकंड होगा। और इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग के बीच कुछ न कुछ दूरी तो होगी ना साथी, डिस्टेंस तो होगा। और इस गर्त से लेकर इस गर्त के बीच कुछ न कुछ जो है डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। तो दो स्ट्रिंगों, किसकी हम बात कर रहे हैं? दो स्ट्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। आइए यहां पे भी, या दो गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका क्या कहलाता है? आयाम। और आयाम को ए से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। दो स्ट्रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य को साथियों लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब अगला जो है टॉपिक समझा जाता है। अगला क्या है? इधर संपीड़न विरलन समझ में आ ही गया होगा। आइए आवर्तकाल, टाइम पीरियड को समझते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कोई तरंग एक चक्कर पूरा करने में, मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। कोई तरंग एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है वह उसका टाइम पीरियड अर्थात आवर्त काल कहलाता है। ये तरंग साथी यहां से चली और यहां स्ट्रिंग का निर्माण की और फिर किसका निर्माण की? गर्त का निर्माण की। और मेरे प्यारे साथियों, किसी तरंग का एक चक्कर तभी कहलाएगा जब वह एक स्ट्रिंग, किसका? एक स्ट्रिंग और एक किसका निर्माण कर ले? गर्त का निर्माण कर ले, तो वह क्या कहलाएगा? एक चक्कर। और ये एक चक्कर लगाने में इसको कुछ न कुछ समय लगा होगा। जो समय लगा वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आइए फ्रीक्वेंसी बची है, आवृत्ति बची है, उसको समझ लिया जाता है। साथियों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको जो है हटाते हैं, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझते हैं अर्थात आवृत्ति को समझा जाता है। नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए एक पेज ले लेते हैं साथी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, किसकी बात हम लोग करने वाले हैं? आवृत्ति की अर्थात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी। चलिए आइए, एकांक समय की बात किया था, प्रश्न नंबर संख्या जो 1 था। कोई तरंग एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा कर लेती है वह उसका आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। और आवृत्ति को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं मेरे साथियों आवृत्ति को। और अगर हम बात कर लें तरंग जो है आवृत्ति एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा कर लेती है वह उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ साथी। तो प्रश्न हमारा क्या था, इसको समझा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई यानी एक सेकंड समय में किए गए
दोलनों की संख्या क्या कहलाएगी साथियों? आवृत्ति कहलाएगी। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दृश्यमान विकिरण। किस विकिरण की बात कर रहा है? दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? यानी अगर हम बात कर लें दृश्य किरण की खोज किसने किया था, तो कह रहा है साथी हेनरी बेकुरल महोदय ने किया था, रॉन्टजन महोदय ने किया था, न्यूटन महोदय ने किया था, या मार्कोनी महोदय ने किया था। और ये प्रश्न साथियों कब का पूछा गया है? 2021 में ये प्रश्न आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होने वाला है? किसने किया था जो है विजिबल रे की खोज? जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें हेनरी बेकुरल किसकी खोज किए थे, तो गामा किरण की किए थे। किसकी किए थे साथियों? गामा किरण की किए थे। गामा किरण की अगर हम बात करें तरंगदैर्ध्य की, लैम्डा की अगर हम बात कर लें, तो इसका जो तरंगदैर्ध्य का मान होता है साथी वह होता है 10 पे पावर -14 से, एक मिनट प्यारे साथियों, 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है? मीटर होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि इतना कम है कि -14 से लेकर -10 पावर है। और जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो तरंगदैर्ध्य होता है साथियों, तरंगदैर्ध्य जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति के। जब तरंगदैर्ध्य अति निम्न है तो आवृत्ति अति उच्च होगी। क्यों? क्योंकि पड़ोसी वाला मैटर है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, तरंगदैर्ध्य घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। तो इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो इतना अधिक इसकी आवृत्ति होती है साथियों कि ये 30 सेंटीमीटर सोने की परत को भेद कर आर पार कर सकती है। इसे गामा किरण को यही कारण है कि बेकुरल किरण भी कहा जाता है। कौन सा किरण कहा जाता है? बेकुरल किरण भी कहा जाता है। खोज किसने किया था? बेकुरल महोदय ने किया था। तरंगदैर्ध्य 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -10 मीटर। तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके होता है? आवृत्ति के। तरंगदैर्ध्य अति निम्न तो आवृत्ति अति उच्च। और इसमें इतना क्षमता होती है कि ये 30 सेंटीमीटर सोने की परत को क्या कर सकता है साथियों, जो है कि भेज सकता है, आर पार कर सकता है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो कहां पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये भी लिख लेंगे, कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में। चलिए अगला क्या है? रॉन्टजन महोदय हैं, तो रॉन्टजन महोदय ने किसका खोज किया था साथी? तो एक्स किरण की खोज किया था। किस किरण की खोज की थी? एक्स किरण की खोज की थी। और एक्स किरण की अगर हम बात करें तो जो एक्स किरण होती है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो चिकित्सक क्षेत्र में। चिकित्सक, एक मिनट साथी, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वहीं चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम बात कर लें सोनोग्राफी में, कहां पर किया जाता है? सोनोग्राफी में, है ना। सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है?
एक्स किरण का, और एक्स किरण की खोज किसने किया था साथियों? तो रोंटजन महोदय ने। अगला अगर हम बात करें जो है, तो अगली जो कौन है? न्यूटन, फिजिक्स के पिता। इन्होंने दृश्य किरण की खोज किया था। किस किरण की साथी? दृश्य किरण की खोज किया, विजिबल रे की खोज किया, और इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश में कितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं। 7 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथी? विबग्योर के नाम से। तो मार्कोनी महोदय ने किसका खोज किया था? तो लघु रेडियो तरंग की खोज किया था। लघु रेडियो तरंग की खोज किए थे, जो कि प्रयोग अगर बात कर लें संचार क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में, आपके मोबाइल, रेडियो जो है, इन सब में किसका, सैटेलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंग की किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन महोदय ने दृश्य किरण की क्या किए थे? खोज किए थे। हम लोगों ने एक प्रश्न से कम 5 से 10 क्वेश्चन बनाए कि गामा किरण की खोज किसने किया, तरंगदैर्ध्य कितना है, एक्स किरण की खोज किसने किया, कहां पर प्रयोग किया जाता है, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया। तो साथियों, एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करा एक तरंग की आवृत्ति, किसकी बात कर रहा है? एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा का वैल्यू आप लोगों से पूछा है। तो अगर हम इसकी बात कर लें, इनका संबंध क्या होता है? तो होता है साथियों v = n लैम्डा, जहां पर v क्या है? तरंग की चाल। क्या है साथियों? स्पीड। वहीं पर n क्या है साथी? तो फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ। हमको प्राप्त क्या करना है साथियों? तो आप लोग जल्दी से अब सॉल्व कीजिए और इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही उत्तर कौन सा होने वाला है? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो आइए देखा जाता है। हमको स्पीड कितना दे रखा है साथियों? तो 36 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। वहीं पर इक्वल टू में n कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज दे रखा है। और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? लैम्डा की चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल टू में आपको मिलेगा 36/50 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 50। सॉल्व करिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 और 5 जा कितना हो जाएगा? जो है 10। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए साथियों, तो ये आइए इसको सॉल्व किया जाता है 18/25। पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 25 7 जा हो जाएगा 175। तो कितनी बार गया? 7 टाइम्स। कैरी यानी शेषफल कितना बचा साथियों? तो 5 बचा। और जब 0 आप लगाएंगे तो 50 हो जाएगा और 25 2 जा कितना होता है? 50 होगा। तो कहीं पर 0.72 आंसर है क्या? मीटर। तो जी हाँ, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। v = L लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, n आवृत्ति है, v क्या है साथियों? तो स्पीड है। क्या है? स्पीड है। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यहां पर खाली स्थान इसको भरना है। क्या शामिल नहीं है, आइए देखा जाता है। तो कह रहा है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कह रहा है कोलाइड, फिर कह रहा है साथी गैसी, फिर कह रहा है तरल, फिर कह रहा है मिट्टी। तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भौतिक अवस्था पदार्थ का पूछा है। किसका पूछा है? भौतिक अवस्था। तो आइए थोड़ा से इसको समझा जाता है, फिर हम लोग आते हैं अपने उत्तर की तरफ। अगर हम सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की बात करें साथियों, ये पदार्थ की अगर हम बात करें, या ये पदार्थ हमको किससे प्राप्त होता है? तो द्रव्य अर्थात मैटर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? द्रव्य अर्थात मैटर से प्राप्त होता है। तो पदार्थ या द्रव्य को दो वर्गों में तोड़कर हम लोग अध्ययन करते हैं। एक तो भौतिक आधार पर, कौन सा आधार होता है? भौतिक आधार। और दूसरा होता है रासायनिक आधार। कौन सा आधार? रासायनिक आधार। भौतिक आधार का जो विभाजन किया गया है साथी, अच्छा ये तो केमिकल के बेस्ड पे हो गया, चलिए ठीक है। भौतिक आधार फिजिकल के बेस्ड पर जो डिवीजन किया गया है, ऐसा किसके कारण किया गया है? तो अंतर आणविक बल के कारण। किस कारण साथी? अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। और ये अंतर आणविक बल दो बल पर कार्य करता है। एक होता है ससंजक बल। कौन सा बल? ससंजक बल। और दूसरा होता है असंजक बल। कौन सा बल? असंजक बल। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए फटाक से, ससंजक बल किसे कहते हैं? तो एक एक शब्द को पकड़िए, इसका सा लीजिए। क्या लीजिए साथी? इसका सा लीजिए। ये रहा सा। स का मतलब समान। किसकी बात कर रहे हैं? समान। इसका अ पकड़िए और इसका मतलब हो जाएगा असमान। अब समान असमान मतलब सर, असमान अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे असंजक बल कहते हैं। असंजक बल कहते हैं। चलिए आइए एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पेन है साथी, इनके जो अणु होंगे सारे अणु एक समान होंगे। भाई पेन है, ये पूरा इसके अणु तथा परमाणु एक समान होंगे। तो इनके और इनके अणुओं के बीच में जो बल कार्य कर रहा होगा, अगर समान है तो कौन सा? ससंजक। अब ये बोर्ड है, बोर्ड के अणु और परमाणु अलग होंगे और इस कलम के, इस पेन के अणु और परमाणु अलग होंगे। इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा होगा कौन सा होगा? असंजक। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। तेरे अखियों का काजल, अब आगे आप लोग पूरा कर लीजिएगा। जो आपकी ई है, आंख है, इसके अणु और परमाणु समान होंगे। और जब आप मस्त सा काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, तो उसके अणु और परमाणु अलग होंगे। लेकिन आप लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। जो आपके आंखों के अणु परमाणु अलग, सुरमा या काजल के अणु परमाणु अलग,
अब जब आंखों के पितुलियों पर आंखों पर चिपकते हैं तो इनके बीच बल कौन सा कार्य करेगा? असंजक बल। और जब ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से अधिक होता है तो वस्तुएं चिपक जाती हैं या वस्तुएं भीग जाती हैं। जैसे ये तो डीजी बोर्ड है, अगर व्हाइट बोर्ड की हम बात करें तो व्हाइट बोर्ड पे जो हम लोग इंक से लिखते हैं कुछ भी, वो इंक इस पे चपक जाती है या बोर्ड को भिगो देती है। इसका रीजन साथी यही है कि असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया? समान अणु तो ससंजक बल, असमान अणु असंजक बल। और भौतिक आधार का जो विभाजन किया गया है वो इसी के आधार पे किया गया है। और भौतिक आधार पर हम लोग कितने पदार्थ को तोड़ते हैं? तो ठोस में तोड़ते हैं, द्रव को तोड़ते हैं, गैस, और अगर हम बात कर लें प्लाज्मा और बीईसी। तो भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। इसमें भी ये प्राकृतिक हैं, ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक हैं, जबकि प्लाज्मा और बीईसी जो है ये कृत्रिम है। क्या है साथी? ये कृत्रिम है। इन्हें लैब में निर्मित किया गया है। इन्हें हमने और आप या वैज्ञानिक ने ठोस, द्रव, गैस को नहीं बनाया है। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कर रहा था साथी? तो कह रहा है कोलाइड, गैसी, तरल। तो मेरे साथियों कोलाइड जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको नोट कर लेंगे। ससंजक बल, असंजक बल कह रहा है रेत। चलिए, रेत और चीनी का मिश्रण खाली स्थान का एक उदाहरण है। जल्दी बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन, और किसमें पूछा गया है? तो आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन, समजातीय मिश्रण, निलंबन। जल्दी बताइए। निलंबन आप लोग से ये भी हम पूछने वाले हैं, निलंबन क्या होता है और कोलाइडी आप किसे कहेंगे, इसकी विशेषता क्या होती है? निलंबन, दूसरा अगर हम बात कर लें तो कोलाइडी। जल्दी पहले उत्तर दीजिए फिर इस पर आते हैं। कोलाइडी, जल्दी उत्तर दीजिए। तो मेरे साथियों विजातीय मिश्रण होगा। विजातीय का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, एक होता है साथी समांगी। कौन सा मिश्रण? समांगी। और दूसरा अगर हम बात कर लें तो विषमांगी होता है। समांगी जिसके विलेय, ध्यान से सुनिएगा, जिसके विलेय और विलायक को अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? समांगी। जिसके विलेय व विलायक को अलग किया जा सके उसे कौन सा मिश्रण साथियों? समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय किसे कहते हैं या विलायक किसे कहते हैं? आइए साथी एक पेज लेते हैं और समझाते हैं।
विलेय और दूसरा विलायक। आइए, गर्मी का समय है साथी, हम लोग ग्लूकोज घर पे बनाते रहते हैं, नींबू, पानी, चीनी, नमक। तो आइए समझते हैं। आपने एक बर्तन लिया और इसमें जल भरा, वाटर भरा आपने, मस्त आरओ वाला। फिर इसमें आपने शुगर डाला, क्या डाला? चीनी डाला। आप हमको ये बताइए, जब आप मिश्रण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मिश्रण बना रहे हैं, तो इस मिश्रण में चीनी की मात्रा अधिक होगी कि जल की मात्रा अधिक होगी? आप लोग कहेंगे सर ये कौन सी बात कर रहे हैं, जल की मात्रा अधिक होगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर जल लिए हैं और 1 लीटर चीनियों ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जिसकी मात्रा कम होती है, यहां पे लिख लो, जिसकी मात्रा क्या हो साथी? कम हो, वह क्या होता है? विलेय होता है। और जिसकी मात्रा, जैसे जल की मात्रा यहां पर अधिक है, तो अगर मात्रा अधिक है जिसकी, तो वह क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या था? अच्छा, प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया था। निलंबन और कोलाइडी को समझा जाता है। किसको समझा जाता है साथी? निलंबन और कोलाइडी को। एक एक ऑप्शन को जो है पढ़ा जाएगा। बस आप लोग साथ जुड़े रहिए और वीडियो को भर भर के लाइक करते रहिए। कोलाइडी किसको समझना है? कोलाइडी। और दूसरा निलंबन। चलिए, कोलाइडी वह मिश्रण होता है साथी, कौन सा? कोलाइडी वह मिश्रण होता है, मैंने एक मिश्रण भी ले लिया। चलिए, ये मान लो मिक्सचर है, मिश्रण है, और आपने एक टार्च लिया और टार्च को जलाया। यदि इस टार्च की किरणें इस विलयन को आर पार कर गई, तो यह होता है कोलाइडी। ध्यान से सुनिएगा, आपने मिक्सचर लिया, मिश्रण लिया, टार्च जलाया, ऐसा ग्लास लिए जो ट्रांसपेरेंट हो, टार्च जलाए और प्रकाश आर पार कर गया, कोलाइडी। और इसी को टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। और फिर आपने एक विलयन लिया और यहां पर आप लोगों ने एक टार्च लिया और टार्च को जलाया, और प्रकाश जो है आर पार जब ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? निलंबन। समांगी को समझा गया, विषमांगी को समझा गया, कोलाइडी को समझा गया, निलंबन को समझा गया। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो यही, जब किसी मिक्सचर से प्रकाश की किरण आर पार हो जाए या प्रकीर्णन हो जाए, इसी को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो इसको अंडरलाइन करेंगे, सही नहीं है। यहीं पर अंडरलाइन नहीं करेंगे साथियों, जहां सत्य है, असत्य है, नहीं है, सही है, वहां पे पहले तुरंत अंडरलाइन कर लो। चलिए आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। फिर कह रहा है, पदार्थ के कण द्रव्य और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के कणों से, पदार्थ कणों से बना होता है। फिर कह रहा है, पदार्थ के
कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है? जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो मेरे साथियों, अभी तो हम लोगों ने देखा था अंतर आणविक बल, और अंतर आणविक अगर बल जहां पर कार्य कर रहा है वहां आकर्षण बल होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। तो साथियों होता है ना? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथी, कह रहा है हवा एक है। चलिए यहां से हम दो प्रश्न आप लोगों को बनाने वाले हैं, और ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। हवा खाली स्थान है, कह रहा है शुद्ध मिश्रण है, फिर कह रहा है केवल मिश्रणों का मिश्रण, फिर कह रहा है केवल तत्वों का मिश्रण, फिर कह रहा है दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। किसकी बात कर रहा है, तत्वों और यौगिक का मिश्रण। साथियों अगर हम हवा की बात कर लें, वायु की बात कर लें, तो उसमें ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है 0.04%, नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें तो 78 से 79%, वहीं पर ऑक्सीजन की अगर हम बात कर ले तो 21%। तो मिश्रण तो है, लेकिन कैसा मिश्रण है साथी, तो दोनों अर्थात तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दोनों का मिश्रण होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्यों में, किसकी बात कर रहा है, मनुष्य, हम लोगों की बात कर रहा है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाली स्थान में शुरू होती है और फिर खाली स्थान में पूर्ण होती है। ऑप्शन पे आइए, कह रहा है अमाशय से शुरू होती है और बड़ी आंत में क्या पूर्ण हो जाती है क्या। फिर कह रहा है मुंह, छोटी आंत यानी माउथ, स्मॉल इंस्टेंटाइन। फिर कह रहा है आहार नली, फिर बड़ी आंत, आहार नली, छोटी आंत। सही उत्तर क्या होगा साथियों, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। और ये कहां जो है, कब पूछा गया प्रश्न है, किसमें पूछा गया है, तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि मनुष्य के भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है और भोजन के जो पूर्ण पाचन होता है वो कहां हो जाता है। जल्दी कमेंट करेंगे। तो हमारा सही उत्तर जो होने वाला है साथियों, वह ऑप्शन नंबर बी होगा, माउथ अर्थात मुंह और छोटी आंत में। भोजन के पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख से शुरू होती है, बक्कल कैविटी से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। आइए थोड़ा सा इसको समझा जाता है साथियों। एक मिनट साथी, चलिए अगर हम बात करें बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा, इसमें भोजन के पाचन की शुरुआत होता है, पाचन का शुरुआत। ठीक है सर, शुरुआत होता है। जो आप या हम या कोई भी व्यक्ति भोजन जब करता है, पनीर, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी खाता है, मुख्य 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। क्या क्या ग्रहण करता है व्यक्ति, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, और वहीं पर अगर बात कर लें तो क्या लेता है, प्रोटीन। अब बात आती है कि मुख गुहा में
पाचन तो होता है, शुरुआत तो हो जाता है, बट मैं यहीं आपसे पूछ लूं, परीक्षा में प्रश्न पेपर बनाने वाला का बाबू सोना ने फोन नहीं उठाया, मैटर कुछ गड़बड़ है, उसे सारा भड़ास किस पर निकालना है, स्टूडेंट पे निकालना है। पूछ दिया किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है कि वसा का होता है कि प्रोटीन का होता है, तो आप लोग बोलेंगे किसका शुरुआत होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसका और मूड खराब हुआ किसी कारण, बस ब्लैक लिस्ट में चला गया बेचारा। अब फिर आपसे पूछ दिया कि किस कार्बोहाइड्रेट का, भाई किस कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो किस कार्बोहाइड्रेट का, तो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत एक कार्बोहाइड्रेट आता है जिसको हम और आप बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च। और ये स्टार्च किसमें टूटता है, माल्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है, माल्टोज। माल्टोज क्या है, तो यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है साथी, कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाजों का मीठा होने का कारण, अनाजों का मीठा होने का कारण कौन है, माल्टोज। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का जो है खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, यानी जो भी अनाज है अगर वो मीठा है तो किसके कारण है, माल्टोज के कारण। तो क्या क्या सीखा आपने, मुखगुहा में भोजन के पाचन की शुरुआत तो होता है, लेकिन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। वसा और प्रोटीन का पाचन मुखगुहा में नहीं होता है, याद रखिएगा। वसा और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मुखगुहा में नहीं होता है। किसका होता है सर, कार्बोहाइड्रेट। किस कार्बोहाइड्रेट का सर, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किसमें टूटता है, माल्टोज में। माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अनाज का मीठा होने का कारण क्या होता है, माल्टोज होता है। चलिए अगर हम बात करें पूर्ण भोजन का पाचन, पूर्ण भोजन का पाचन तो कहां हो जाता है साथी, छोटी आंत में। यानी कार्बोहाइड्रेट का भी, वसा का भी और प्रोटीन का भी। ठीक, समझ में आया। चलें अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथी। तो इसको सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। पाचन के बाद, किसकी बात कर रहा है, पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान साथी परिवर्तित हो जाता है। अरे भाई किसमें पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा। किसमें परिवर्तित होता है, छोटी छोटी गोलियों में, स्टार्च में। अब आप लोग बताइए क्या स्टार्च में कभी ये बदलेगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और इधर देखो कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा क्या, प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग। अगला कह रहा है अमीनो अम्ल में, किसमें बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में। हमारा सही उत्तर होगा, क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाती है, अमीनो अम्ल में। और ये रेलवे में ही नहीं साथियों, आप पिछले वर्ष के, विगत वर्षों के प्रश्न को उठाकर देख लीजिए। कम से कम लगभग आपको अगर वो साइंस पूछा है तो पता नहीं क्यों ये प्रोटीन को, अमीनो अम्ल को बहुत मानता है क्वेश्चन बनाने वाला, बराबर ये पूछता रहता है। या आपसे इस तरह पूछ देगा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई,
अमीनो अम्ल। समझ में आया? आइए थोड़ा से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक पेज लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत, प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहां से होती है? साथी बस आप लोग जुड़े रहिए, बाकी एक एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न हम बनाएंगे। प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहां से होता है? अभी तो हमने बताया था पाचन की शुरुआत कहां से होना शुरू हो जाता है? मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। लेकिन किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। सर आपने बताया किस कार्बोहाइड्रेट का? स्टार्च का। स्टार्च किसमें टूटा? माल्टोज में। प्रोटीन का नामो निशान था क्या? नहीं ना, नहीं था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्रसनी में, जैसे आपने भोजन को चबाया, फिर जब आप निगलते हैं तो भोजन कहां पहुंचा? ग्रसनी में। लेकिन ग्रसनी कहती है भैया आगे बढ़ जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। अर्थात ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता। कोई बाहुबली पूछे कि क्यों नहीं होता, तो बोलिएगा सर ग्रसनी में एंजाइम नहीं पाई जाती, और जहां पर जल और एंजाइम दोनों उपस्थित होगा वहीं पर भोजन का पाचन होगा, नहीं तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो ग्रसनी में भोजन का पाचन हुआ ही नहीं। मुख गुहा में सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाया। ग्रसनी में क्यों नहीं पाचन हुआ? क्योंकि साथियों जो है एंजाइम ग्रसनी में नहीं पाई जाती है। फिर भोजन आगे बढ़ा, कहां बढ़ा सर? ग्रास नली, आइसोफेगस में। कहां पर पहुंचा? आइसोफेगस। अब ये भैया पड़ोसी मना कर दिया था, ये भी मना करेगा, आगे बढ़ जाओ, हमसे कोई संबंध तुम्हारा नहीं है, हम डाइजेशन या पाचन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरे पास एंजाइम नहीं है। फिर भोजन कहां बढ़ गया? अमाशय, स्टमक, है ना? कहां पे बढ़ गया? अमाशय। जब स्टमक में पहुंचा तो भोजन प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होता है सर? तो अमाशय से होता है। कहां से होता है? अमाशय से। वसा, दूसरा क्वेश्चन, वसा के पाचन की शुरुआत कहां से होता है? अमाशय से होता है। कौन सी एंजाइम करती है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करती है। कौन करता है? पेप्सिन। और वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन करता है साथी? लाइपेज करता है। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर फिर बना रहा हूं, अमाशय में किसका पाचन नहीं होता? वसा का सर बताया आपने, प्रोटीन का बताया, कार्बोहाइड्रेट का नहीं बताया, तो किसका नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है अमाशय में नहीं होता है। बुझाइल? ठीक बा, चले आगे बढ़े। तो प्रोटीन के पाचन का शुरुआत अमाशय, वसा के पाचन की शुरुआत अमाशय। कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। किसका पाचन नहीं होता अमाशय में? कार्बोहाइड्रेट का। किसका नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट का। किसमें पाचन भोजन का होता ही नहीं? ग्रसनी, ग्रास नली। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती। ठीक है, चले आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? गाल ब्लैडर की बात कर रहा है साथी। करा लसिका, पानी, रक्त, पित्त। तो बताइए कौन पित्ताशय में, किसका संग्रह पित्ताशय में होता है? आइए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है साथियों
पित्त रस। बाइल जूस का संग्रह कहां पर होता है? पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है? पित्ताशय। आइए थोड़ा से पित्ताशय का पोस्टमार्टम किया जाए, पित्तरस का पोस्टमार्टम किया जाए, इसको चीड़ फाड़ किया जाए, एक एक पॉइंट को समझा जाए। आइए एक पेज लेते हैं साथी। करा पित्ताशय, कौन सा रस का संचय होता है? पहली बात तो पित्त रस का। पहला पॉइंट, पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? बाइल जूस जो ये निकलता है, पित्त रस जो निकलता है, कहां से निकलता है? तो मेरे साथी जिगर से निकलता है। आप लोग कहते हैं मेरा जिगर बहुत बड़ा है, एक बार आजमा के देखो। तो कहां से निकलता है? जिगर से। सर नहीं समझ में आया। तो कहां से निकलता है? कलेजा से। याद आ गई होगी, है ना? जिगर से, कलेजा से। सर नहीं समझ में आया, यकृत से या लीवर से। सब एक ही नाम है। समझ में आया? पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और संचय कहां होता है साथी? पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है? पित्ताशय में। अगर आपसे कोई पूछे इसका माध्यम कैसा होता है, इसका माध्यम अम्ली होता है कि क्षारी होता है, तो बोलिएगा क्षारी होता है, अर्थात बेश होता है। कार्य क्या करता है? कार्य पित्तरस का, इसका कार्य होता है साथियों भोजन के माध्यम को क्षारी बनाना। क्या बनाना? क्षारी या बेश में परिवर्तित करता है, क्षार में परिवर्तित करता है। क्योंकि अमाशय में, स्टमक में, अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl। ये भोजन के माध्यम को क्या बनाएगा? अम्ली। जब भोजन आगे बढ़ेगा तो फिर ये किस में बदलेगा? क्षार में। समझ में आया? और अगर हम बात करें एंजाइम पाई जाती है कि नहीं पित्तरस में? नहीं पाई जाती सर। फिर इसका महिमा मंडल कितना, इतना क्यों? तो इसका महिमा मंडल इतना इसलिए साथियों कि भाई एंजाइम नहीं पाया जा रहा है तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो ये वसा को, किसको? वसा को जल में घुलनशील बनाती है। क्या करती है? घुलनशील बनाती है। और इसी क्रिया को MLC करण कहते हैं। क्या कहते हैं? MLC करण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। पित्तरस का संचय कहां होता है? पित्ताशय में। माध्यम क्षारी, कार्य भोजन के माध्यम को क्षारी बनाना। एंजाइम पाई जाती है? नहीं। कार्य क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाना, अर्थात MLC करण ये कहलाता है। चलिए थोड़ा से यकृत के बारे में चर्चा कर लिया जाए कि इसका, आप लोग कहते हो मेरा जिगर, भाई जिगर लिख दें, कलेजो लिख दें, कलेजा, अब और कुछ नहीं लिखेंगे, है ना? यकृत, आप लोग कहते हो मेरा जिगर बहुत बड़ा है, मेरा कलेजा, मेरा जिगर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है भैया? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। आप लोगों का जिगर कितना बड़ा है? तो इसकी लंबाई जो होती है साथियों, एक हम स्वस्थ मानव की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को देखकर आप लोग आइए कमेंट कर दीजिए सर आपने बड़ा बता दिया। तो कितना होता है? तो 17 से लेकर 23 सेंटीमीटर। कितना बड़ा होता है? 17 से लेकर 23 सेंटीमीटर। वजन की अगर बात कर लिया जाए तो लगभग 1.5 से लेकर 2 kg होता है। जो आप लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो बकरे का या मुर्गे वगैरह का कलेजी खाते हैं ना, वो यही होता है, लीवर, है ना?
दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है, हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण, जो हमारे शरीर में जो प्रति अस्कंदनीय, कौन सा स्कंदनीय? प्रति अस्कंदनीय प्रोटीन होती है। प्रोथाम्बीन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है, प्रोथाम्बीन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है, जो कि अस्कंदनीय प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन? अस्कंदनीय प्रोटीन, अर्थात रक्त को थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और इसी ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। सर नहीं समझ पाया। स्टोरेज फूड, घर के गार्जियन, भैया पापा मम्मी कुछ बैलेंस पैसा वैसा बचा के रखते होंगे, अनाज स्टोर करके रखा जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से हमारी शरीर भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत रख लेता है। इधर आओ बेटा, पड़े रहो, आवश्यकता जब पड़ोगे, आवश्यकता पड़ेगी तो बदल जाना ग्लूकोज में। जैसे अभी बहुत जल्द में ही कल ही नवरात्रि खत्म हुआ, बहुत सारे जो है भाई बहन व्रत भी रहते होंगे। अब उनके लिए ये लागू नहीं होगा, जो सुबह सो के उठते ही उनके माइंड में चल रहा है कि व्रत है, एक भर गिलास चाय, 2 घंटा बाद आलू 1 किलो, नमक नहीं खाना है लेकिन सेंधा नमक खाना है, तेल नहीं खाना है लेकिन घी में फ्राई कर सकते हैं, रिफाइन में कर सकते हैं, मस्त आलू दम। उसके बाद आधा लीटर दही में चीनी वगैरह डाल के फिर दोपहर में फल खाना अनिवार्य है। उनके लिए नहीं, हर दिन से ज्यादा जो ठूस लेते हैं, भर लेते हैं, उनके लिए ये कार्य करेगा। जो सही रूप से व्रत रहते हैं, जो एकाक बार कुछ नाश्ता कर लिए तो कर लिए, उस समय उनको व्रत में ऊर्जा कहां से मिलती रहती है? यही ग्लाइकोजन किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। जैसे आप लोग नया नया रिश्ता बनाए, अब जब नया नया रिश्ता बनाओगे तो समय देना पड़ेगा। हो सकता है समय से खाना भी या भोजन भी ना ग्रहण कर पाओ। अब भाई बातचीत हो रही है तो ऊर्जा तो चाहिए ना शरीर को, तो वो ऊर्जा कहां से मिल रही है? यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है। कौन बदल रहा है भाई साहब? तो यकृत। और एक हार्मोन भी कार्य करता है, ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ग्लूकेगॉन। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। बुझाइल? समझ में आया? तो इतना क्या, अभी अगर बात करें तो 2 4 10 और कार्य आपके जिगर, कलेजा, लीवर, यकृत का निकल जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट था स्क्रीनशॉट मारेंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? करा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मलाशय साथियों बड़ी आंत की बात कर रहा है। ग्रास नली, अभी तो बताया था साथी,
ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। श्वास नली, ग्रहणी, ग्रहणी की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की बात कर रहा है। किस आंत की बात कर रहा है? छोटी आंत का। तो जल्दी बताइए कौन नहीं होने वाला है? तो साथी कहीं पर भी हमने श्वास नली का जिक्र किया क्या? ट्राई किया क्या? नहीं किया। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेट पेन का कलर चेंज कर ले साथी। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हमारा सही उत्तर होगा। श्वास नली जो होगा ये आहार नाल का हिस्सा नहीं होगा। आइए आहार नाल का हिस्सा देख लिया जाता है, तो नोट कर लेंगे। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये रहा हमारा पूरा आहार नाल का हिस्सा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? करा बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथी अभी तो हमने बताया था हमारे आमाशय में, कहां पर? हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, और इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ये करता क्या है? तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अच्छा, ये कहां से निकलता है? तो एसिनस कोशिका से निकलता है। किस कोशिका से निकलता है? एसिनस कोशिका से निकलता है। चले अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करा मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः में होता है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान है में होता है। करा गुर्दा, गुर्दे को कहीं हमने अमाशय के अंतर्गत बताया क्या? ये तो है ये नहीं। फेफड़ा बताया क्या? नहीं। छोटी आंत, बड़ी आंत। साथियों भोजन का पूर्ण पाचन अभी हमने चर्चा किया था, फिर दोबारा चर्चा नहीं करने वाले हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर हो जाता है? छोटी आंत में। तो वसा का पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साथियों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। और मैं आज यहीं पर अपनी वाणी का विराम देता हूं। आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।